वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ जिक्र करेंगे सुबह बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान अपने कुदरती जंगलों, पहाड़ों, पानी की गुजरगाहों, झरनों हों और आबशारें हों, इनकी वजह से हर एक के लिए कशिश भी रखता है। अच्छा, बलूचिस्तान में सियाहत के मंसूबों से ना सिर्फ सूबे की खूबसूरती लोगों के सामने आएगी, बल्कि जो मकामी आबादी है उसके लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, सूबे की आमदन में इजाफा होगा। और इसी सोच को सामने रखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत साहिली इलाकों में 7 माहौल दोस्त सियाहती रिजॉर्ट्स कायम करने के लिए काम कर रही है। क्या बात है। अच्छा समझा, अगर बात करें साहिली पट्टी की तो वहाँ पर 9 आराम गाहें जो हैं कुनमलीर और ओमाड़ा है, ठीक है। उसके अलावा गवादर है, जिवानी है, वहाँ पर कायम की जाएंगी ताकि उसका जो साहिली इलाका है मज़ीद सयाहों को राग़िब करने के लिए तैयार किया जा सके। और बलूचिस्तान हुकूमत के एक अहदेदार के मुताबिक सूबे के सयाहत के शोबे के लिए साहिली पट्टी पर 5 बीच पार्क्स के क़याम पर भी 250 मिलियन रुपए खर्च किए गए। और साहिली सयाहत के फ़रोग के लिए हुकूमत होटल्स, रेस्टोरेंट्स की तामीर और दीगर सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बना रही है। और साहिली पट्टी का जो मास्टर प्लान बनाने के लिए संजीदा कोशिशें भी जारी हैं, क्योंकि सूबे में 750 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी के साथ सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश जो है ना मकामात हैं। और ये बहुत कशिश की हैसियत रखती है। लोग यहाँ पर खींचे चले आएंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डेवलप करेंगे तभी हम सयाहों को कहेंगे कि वहाँ पर आएँ। बिल्कुल, तभी हम सयाहों को कह सकें कि वो आएँ और बलूचिस्तान की खूबसूरती भी देखें। हम बात करेंगे तर्जुमान बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहवानी साहब। बलूचिस्तान में अगर बात करें नई सयाहती मकामात की तो वो कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं और उनकी तमाम जो फंडिंग है क्या बलूचिस्तान हुकूमत कर रही है? जी 100% जो फंडिंग है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के विजन के तहत 7 नए रिजॉर्ट जो है साहिली पट्टी पे हम डेवलप कर रहे हैं, जिनमें 3 की जो है ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है और बाकियों पे जो है भी काम जारी है। और इसके अलावा कुछ हमारे पुराने जो साइट्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, जिसमें माई पीर केव सिटी है, उस पे ह्यूज हम जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। जंगी नावड़ लेक इसको डेवलप कर रहे हैं। मूला चुट्टो खुजदार में ये सिर्फ एक पहाड़ी रिजॉर्ट थी नेचुरल, उस पे जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कर रही है, इसे डेवलप कर रहे हैं। और इंगलाज नानी मंदिर लसबेला में ये एक हिस्टोरिकल साइट है और यहाँ पर जो है रिलीजियस टूरिज़म भी बहुत होती है। तो इस पे बिलियन प्लस का अभी तक जो है हमने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर डेवलपमेंट के लिए इसको फाइनेंस किया है। और इसके लिए इंगोल नेशनल पार्क को हम डेवलप कर रहे हैं। मेरगढ़ जो 11,000 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो इनिशियल जो प्रीमेटिव सिविलाइजेशन है, ये उसका गढ़ रहा है मेरगढ़। इस पे कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कभी काम नहीं हुआ, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। और फिर जो ज़ियारत है, ज़ियारत मास्टर प्लानिंग के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है ना 1 बिलियन की कॉस्ट से उसको मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं। और 35 करोड़ ज़ियारत रिजॉर्ट के लिए अलहदा से हमने एलोकेट किए हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। शाबान वैली जो है अन्ना उड़ुक, उसको डेवलप कर रहे हैं। अन्ना उड़ुक जो है पहाड़ी सिलसिले के ऊपर वहाँ पे एक रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मुकम्मल फोकस है टूरिज़म पे। और जितने भी टूरिज़म के हमारे स्कीम्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे साइट्स हैं, उसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद फंड कर रही है। ठीक है अलैक्स साहब, अगर हम मकामी अफराद की बात करें, उनको कितना फ़ायदा होगा और सियाहती मकामात को डेवलप करने के लिए मुतल्लिका सहूलियात देने पर भी क्या काम किया जा रहा है? ऑफ कोर्स आप लोगों को फैसिलिटी और सिक्योरिटी नहीं देंगे तो टूरिस्ट भला क्यों आएंगे, भले कितना नेचुरल और खूबसूरत साइट ही क्यों ना हो। तो फैसिलिटीज़ तो इम्पॉर्टेंट हैं। और जितने हमारे अभी ये रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट्स पे हम अर्ट्स बना रहे हैं, शेड्स बना रहे हैं, वहाँ पे गार्डन्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है साया वहाँ पर मिल सके। वहाँ पे होटल्स, मोटेल्स ये हम डेवलप कर रहे हैं। लोगों को हम इतना फैसिलिटेट करेंगे कि इतना अट्रैक्टिव हो कि जो ही वहाँ पर टूरिस्ट आए तो खुद वो सोशल मीडिया पे उन साइट्स को वायरल करे, खुद अपनी ज़बानी वो खुद लोगों को बताएं, मुल्क के दीगर सूबों के लोगों को, कि बलूचिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ सेफ सिक्योरिटी और फैसिलिटी भी मौजूद है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। क्योंकि हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है बलूचिस्तान के ही लोग अभी तक
पूरा उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं। कुछ ये कि हमारे मुल्क के जो भाई बहन हैं वो वहाँ पर आके उसको एक्सप्लोर करें या इंटरनेशनल टूरिस्ट आएँ, तो उसको कभी तवज्जो नहीं दिया गया, डेवलप नहीं किया गया। हम चूँकि डेवलप कर रहे हैं और ये हमारा मोटो है कि वन विंडो ऑपरेशन, फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़, ये सारे हम प्रोवाइड करेंगे टूरिस्ट को। और साथ ही टूरिस्ट के सहूलियात के लिए जो एयरपोर्ट है वहाँ पे हमने डेस्क डेवलप किया है, और जितने भी इंफॉर्मेशन है जो बायर कोई लोग कोयटा आएंगे या ग्वादर, वो फैसिलिटी उनको वहाँ पे मिलेगी। और जियो टैगिंग तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट्स को हमने ये डेवलप कर लिया है, और लोगों को जो है ये तमाम फैसिलिटी जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। और इंशाल्लाह दुनिया में कहीं भी कोई टूरिस्ट होगा जो बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिशमंद होगा, उसे ऑनलाइन जो है तमाम इन्फॉर्मेशन वो हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये फैसिलिटीज। शेरवानी साहब, अगर हम सीपैक की बात करें, सीपैक के तनाजुर में बलूचिस्तान में सयाहत की कितनी अहमियत है? जी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सीपैक के तनाजुर में ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए जो है ख़ुसूसन जो हमारी साहिली पट्टी है, नेचुरल ब्यूटी है उसका, कभी आप आकर उसको देखेंगे तो आप बड़ा खुश होंगे। पूरा एक साहिली पट्टी जो है ये लसबेला से जो है गवादर तक, पसनी, जीवनी, ये पूरा जो पट्टी है अल्लाह ने बेशबहा ब्यूटी उसको दी है। तो ये इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी ये बड़ा अट्रैक्टिव है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर सीपैक के लिए आएंगे या हमारे मुल्क के जो इन्वेस्टर सीपैक के तनाजुर में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, तो यकीनन बिजनेस के साथ साथ उनको इंटरटेनमेंट और टूरिज़म का भी जो है उनको ज़रूरत होगा। तो उस तनाजुर में पूरे एक पैकेज के तौर पे एक होली अप्रोच के तहत बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये टूरिस्ट साइट्स हम डेवलप कर रहे हैं, और हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। इस सेक्टर में कभी तवज्जो ही नहीं दिया गया। जो नेचुरल ब्यूटी है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है, कई एक ममालिक आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब कोट करते रहते हैं टूरिज़म के हवाले से, KPK ने बड़ा इस पे काम किया है, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम भी इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हैवी ह्यूज अमाउंट और रेवेन्यू। बताइएगा, बलूचिस्तान में जब सयाहत की बात हो रही होती है तो सयाहों के जहन में सिक्योरिटी के हवाले से कई खदशात होते हैं, कई सवालात होते हैं, और इसमें अगर हम सयाहत की बेहतरी बलूचिस्तान की देखें तो सिक्योरिटी का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। कैसे यकीनी बनाया जा रहा है इसको? सिक्योरिटी के हवाले से कोस्टल बेल्ट पे कोस्टल पुलिस फोर्स, एक नया फोर्स हम रेज कर रहे हैं जिसमें 960 जवान जो है उसमें हम इंडक्ट कर रहे हैं, और इस पे काम का आगाज़ हो चुका है। ये पूरा जो सीपैक का बेल्ट है ये उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, प्लस जो कोस्टल बेल्ट पे जितने हमारे साथ रिजॉर्ट्स हम बना रहे हैं वहाँ पे भी ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो टूरिस्ट हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ साइट्स में ऑलरेडी भी हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। रिसेंटली पीर गैब बोलान हिस्टोरिकल साइट थी, लेकिन एक नेचुरल साइट थी, उस पर 1 रुपया किसी पास की गवर्नमेंट ने कोई उसको फंडिंग नहीं किया, कोई डेवलप नहीं किया, तो इस गवर्नमेंट ने उसको डेवलप करके उसे भी रिजॉर्ट्स को टूरिस्ट के लिए हमने खोल दिया है और लोग जाके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पे भी बेहतर जो सिक्योरिटी का मॉडल हमने इस्टेब्लिश किया है, यही मॉडल जो है पूरे बलूचिस्तान में जो हमारे साइट्स होंगे वहाँ साहब, बहुत आपका सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बलूचिस्तान की सयाहत के हवाले से हम बात कर रहे थे, सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने हमें बताया। और जब ये नए पॉइंट्स जो हैं और डेस्टिनेशंस जो हैं इनका पता लगता रहेगा और इनको डेवलप किया जाएगा तो फिर ही लोग आएंगे। होंगे तो लोग ज़रूर वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत है बलूचिस्तान। हमारा मुल्क भी अगर पूरे मुल्क की बात करें तो बहुत खूबसूरत है, और बलूचिस्तान को अगर हम बात करें तो अभी तक एक्सप्लोर उस तरह से किया ही नहीं। अभी जितनी आप वीडियोज़ देखते हैं या हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कुछ लोग वीडियोज़ जब लगाते हैं जो सयाह होते हैं और वो हम देखते हैं कि इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती है बलूचिस्तान का ही हिस्सा है, मतलब और बलूचिस्तान में है क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया तो हम लोगों को आइडिया ही नहीं है। अब अगर फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो सयाहत के हवाले से जो है टूरिस्ट हैं वो जाएंगे और उसको एक्सप्लोर भी करेंगे और वहाँ पर फैसिलिटेट भी होंगे। अहम चीज़ है, आज बड़ा अहम दिन है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक के ज़िया से मुतल्लिक
आगाही का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि खुराक को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, ना ही करना चाहिए, जिसका मकसद लोगों में खुराक को महफूज बनाने से मुताल्लिक शऊर बेदार करना। बिल्कुल हमजा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खाने की जो अशिया हैं वो ज़ाया कर दी जाती हैं, और ज़ाया होने वाली तमाम ग़िज़ाई अशिया के वज़न का अंदाज़ा 1.3 अरब टन सालाना लगाया गया है। और इसकी अगर हम कीमत की बात कर लें, एक अंदाजे के मुताबिक 1 खरब डॉलर तक जा पहुंचती है, 1 खरब डॉलर तक। और दूसरी जानिब रोज़ाना तकरीबन 80 करोड़ 50 लाख अफराद भूखे पेट सोने पर मजबूर होते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 40% तैयार खुराक ज़ाया की जा रही है। पाकिस्तान में 37% घरानों को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना, यानी कि उन लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा है। ये 37% को आप ज़रा देखें, ये 37% हैं जिनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। और आप अपने घरों के अंदर देखें कि हम घरों में कितना खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, हमारी प्लेट के अंदर कितना सालन ज़ाया होता है, फिर जो हम किसी को नहीं देते हैं हम फ्रिज में रख देते हैं, वो ख़राब हो जाती है चीज़, फिर हम उसको फेंकते हैं। और बिल्कुल हम स्टोर कर लेते हैं, देनी नहीं है, जब वो ख़राब हो तो फिर हम वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो खुराक हम ज़ाया कर रहे हैं 37% तो भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं कि जिनको उस खाने की ज़रूरत है, और आप वो खाना ज़ाया कर रहे हैं। और उस खाने का ये नहीं है कि जी कि वो ज़ाया हो रहा है तो हो बड़ी बुरी बात है, ये हुआ, उसका आपने हिसाब भी देना है। तो जब आपने हिसाब देना तो ये हिसाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घरों में कम चीज़ पका लें, लेकिन उतनी पकाएंगे जितना सब खा सकते हैं। अच्छा, हम शादी ब्याहों पर क्या करते हैं, हम किसी जब जाते हैं हम ऐसे प्लेट भर लेते हैं कि हमारी आंखें भर जाएं, पेट उससे भरे ना भरे, पेट ख़राब हो जाए या हम आधी छोड़ दें, और इतना खाना शादियों पे ज़ाया होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमजा हम लोग देखते हैं ये वाकई में जो प्लेट भरने की बात की है, इवन के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भी तो वो खा रहे होते हैं, वो अपने जितना उनको अपनी कैपेसिटी उससे बढ़कर खाना है ये अपने बच्चों को भी दे रहे होते हैं कि भाई आप लोग भी खाओ। बच्चे खा नहीं रहे होते हैं, बच्चे जो है वो ज़ाया करते हैं, 1 लेंगे 2 लेंगे, वो सारी की सारी जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा खाना जो वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इनसे जो है अल्लाह ताला के जो है ना वो अजाब से भी डरना चाहिए कि अल्लाह ताला इस तरह की कौमों के ऊपर अजाब भी ले आते हैं कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा बेहुरमती आप रिस्क की कर रहे हो। एक टुकड़ा भी जब नीचे गिरा होता है तो वो आप उठा के खा लें तो उसमें भी आपको सवाब मिल रहा होता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा, एक हम और चीज़ भी करते हैं इकरा, वो ये करते हैं कि जी कि मैंने इकरा को कहा कि चलो इकरा आज मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, और इकरा अगर जाए, इकरा कहेगी कि जी कि अच्छा मैं जो दिल करे ना उसको ऑर्डर कर लूँ, वो मुझसे खाया जाए ना जाए, क्यों? क्योंकि दूसरे ने पेमेंट करनी है। एक तो हमारे ये रवैये बहुत ज़्यादा ख़राब है कि अगर कोई बेचारा फंसी गया, वो आपको खाना खिलाने लगा, आपको रेस्टोरेंट तक लेके चला गया, वो आपने अपने मतलब के जो भूख है उससे ज़्यादा ऑर्डर कर लिया, तो ऐसे भी मत किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको अगली बार फिर आपको कोई सही दावत नहीं देगा। गलत कितना है, आप खुद सोचेंगे ये आपके साथ कोई कर रहा हो तो कितनी गलत बात। दूसरा, घर में जो चीज़ बच जाती है ना उसको 4-4, 5-5, 10-10 दिन स्टोर करने से बेहतर है कि आप किसी को दे दें, किसी की भूख जो है उसको मिटा दें। एक आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि जो घर में आपके कोई काम करने के लिए आ रहे हैं या कोई भी आपके घर आ रहा है उसको सर्व कर दें फ़ौरन से, कि अगर ये खाना जो है वो ज़ाया ना हो जाए। और दूसरी चीज़ आपको ये बताएं, आप रेस्टोरेंट्स में जिस वक्त खा रहे होते हैं और आप खाना छोड़ देते हैं और वो खाना साफ़ होता है, उसको पैक करवाएं। अगर आपने घर में नहीं भी खाना, अब मैंने देखा है कि लोग ना शर्म महसूस करते हैं पैक करवाते हुए कि यार क्या पैक करवाएंगे, घर लेके जाएंगे, किसी ने नहीं खाना, हमने तो खाना खा लिया। आपको वैसे तो हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं, गदागरी को बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो सड़क पे गरीब लोग नज़र आते हैं आप वो साफ खाना उनको दे सकते हैं कि वो खा लें। बिल्कुल हम इसको प्रमोट तो नहीं करते, लेकिन जब बच्चे जो होते हैं खास तौर पे, जिस तरह से कहा भी जाता है, फाउंडेशंस भी कहती हैं कि बच्चों को पैसे देने के बजाय कोई खाने पीने की चीज़ दें, तो अगर कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ बच जाए तो वो उन बच्चों को दे दें ताकि वो खा पी लें। बिल्कुल, ये बड़ा अहम दिन है, इस बारे में हमें शऊर होना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगाही बेदार करने की ज़रूरत है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत थी। हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की, आप भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, हम भी कोशिश करेंगे हमारे घरों से ये मामला शुरू और खाना ज़ाया मत हो रहा हो। कुछ बात कर लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो हैं वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़राए ये बता रहे हैं कि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं या उन्होंने अपना इस्तीफ़ा रमीज़ राजा साहब को, जो कि चेयरमैन PCB हैं, उनको भिजवा दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो इस हवाले से फैसला लेकिन अगर हम उनकी बात करें मुद्दत मुलाजमत की, तो वो जो है वो फरवरी में उनका होना था, लेकिन वो उससे पहले अपने टाइम पीरियड से पहले ही उन्होंने जो है रिज़ाइन जो है PCB जो चेयरमैन है रमीज़ राजा साहब उनको भिजवा दिया। खैर T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर हम बात करें कौमी क्रिकेट स्क्वाड की, तो उधर भी तब्दीलियों का इम्कान है। जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी डायरेक्शंस तो दी हैं
अब देखना क्या होगा कि अच्छा, कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने हंगामी इजलास तलब तो किया, लेकिन उसके बाद कुछ खबरें ऐसी आई कि उन्होंने शायद ये कह दिया टीम को कि जी कोई तब्दीली नहीं आ रही, आप लोग खुल के खेलें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। साथ नेशनल T20 कप भी चल रहा है। ये 3 अहम चीज़ें हैं जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बात इसी पे ही कर लेते हैं। CEO इस्तीफ़ा दे गए हैं और तब्दीली पहले ही आ गई है। आप क्या समझते हैं कि ये वैसे ही आ जानी थी या सिर्फ इंग्लैंड वाला जो टूर है उसकी वजह से ये तब्दीली आई है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है, लेकिन जो मैं सवाल समझ पाया हूँ वसीम खान के हवाले से आपने बात की है। देखिए, ये तो नविश्ता इतवार था, ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि वो अपनी टीम बनाना चाहते हैं। अब उन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जारी कर दिया एलानिया के वसीम खान साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। देखिए, ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें जो 3 साल तक उन्होंने किया है वो कोई ऐसा काम तो उन्होंने नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें 30, 35, 40 लाख रुपए, जब हम माजी में ये बात करते थे लोगों को बहुत एतराज़ उठता था कि उनकी तनख्वाह का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया क्या है, करोड़ों रुपए वो पाकिस्तान से ले गए हैं और उसके बदले में तबाही भी पाकिस्तान की क्रिकेट की करके गए हैं। तो इनका जाना अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि अब उसकी जगह पर कौन आता है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रखेंगे। वो PCB चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा अपने पास रखते हुए मुस्तकबिल में अपने फैसले करेंगे और किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को लगाने की बजाय ऐन मुमकिन है कि वो COO को बदल दें, अच्छा COO लगा लें। जो इस वक्त COO हैं उन्हें तो वो कानूनी शोबे से थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ नवाजा गया और उन्हें एक खाली जगह पुर करने के लिए COO लगा दिया गया। तो हो सकता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा अपने पास रखें रमीज राजा और मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करें। और जिन लोगों मेरे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये भी है कि रमीज राजा साहब ने उन्हें कहा था कि इख्तियारात कम होंगे, जब इख्तियारात कम होंगे तो तनख्वाह भी कम होगी, और जब फिर तनख्वाह कम होगी तो फिर उनके दिल से पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत खत्म हो गई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझे वापस ही चला जाना चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा इमरान, हम कुछ कौमी टीम की सिलेक्शन पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उसके ऊपर बरहमी का इजहार किया और अब ये भी कहा कि कोई कोई डायरेक्शंस इस तरह की मिल गई हैं कि दी गई हैं इमरान खान की जानिब से कि अब टीम की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर गौर किया जाए। कौन से खिलाड़ी आपको लग रहा है कि अब खतरे में हैं और कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इसमें आ सकते हैं, कौमी टीम में शमूलियत कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो आपने सवाल किया ये और उसके साथ नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है। नेशनल T20 कप में बहुत ज्यादा खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम के हैं, जो स्क्वाड का हिस्सा है, उनकी अक्सरियत की कारकर्दगी वो नहीं है जो होनी चाहिए। उसका मलबा पिचेस के ऊपर गिराने की कोशिश की जा रही है कि पिचेस अच्छी नहीं है। अब इन 7-8 मैचेस में 4 मरतबा 170 से ज्यादा रन स्कोर हुए हैं और कई मरतबा कई ओवर्स बाकी थे और आपका चेज हो गया था, फिर 150-140 से भी ज्यादा रन हुए हैं। तो पिचेस का मसला नहीं है, मसला यह है कि खिलाड़ियों में खेल की समझ बूझ कम है, शऊर और आगाही कम है। जब पिच पे 180 रन हो रहे हैं तो 20 रन तो 30 रन आपने ऐड करने हैं। जब 150 हो रहे हैं तो इस 50 में 30-35 रन तो आपने ऐड करने हैं, और आप अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पिचेस के ऊपर मलबा नहीं डालना चाहिए। तो पिचेस का कसूर नहीं है, खिलाड़ियों का अपना कसूर है। पिचेस को बदलने के बजाय खिलाड़ी अपने खेलने के अंदाज को बदलें। और जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि वजीर आजम साहब ने कहा टीम में तब्दीली हो रही है, लेकिन कल तक की जो इत्तलात है, जो कि मोहम्मद वसीम साहब चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने खिलाड़ियों से मीटिंग की और ये इत्तलात भी है कि उन्होंने अपनी टीम को बैक किया है और उन्होंने कहा है कि कोई तब्दीली नहीं होगी। आप ना जो बताई जा रही हैं चीजें कि आप कोई तब्दीली नहीं होगी, आप अपना खेल जारी रखें और आप ही वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये किसी के अना की बात नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात है। अगर आप ये समझते हैं कि गलती हो गई है तो उसकी इस्लाह अपनी अना को ठेस पहुंचे इसलिए ना की जाए। अगर उसकी इस्लाह कर ली जाए तो एक अच्छा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान की टीम में शामिल हो जाए और वो वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल का मुजाहरा करे, पाकिस्तान के नताइज बेहतर हो सके, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। तब्दीली अगर बेहतरी के लिए हकायक को, जरूरत को मद्देनजर रखते हुए की जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शोएब मलिक अगर आ जाते हैं, शहनवाज दानी आ जाते हैं, फखर जमान ट्रैवल रिजर्व से निकलकर ऊपर आ जाते हैं, या फिर आपके पास उस्मान कादिर टीम में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो जो खिलाड़ी डिजर्व करते हैं, जो हकदार हैं या जो बेहतर खेल सकते हैं, उनको शामिल करने में कोई
कोई ऐसी रुकावट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है इमरान। बड़ा मसला यह है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो था वही खतरे में था और हम मिडिल ऑर्डर के ऊपर ही ज़्यादा बात कर रहे थे, सोच भी रहे थे। और मिडिल ऑर्डर नेशनल T20 कप में भी सारा मिडिल ऑर्डर फ्लॉप है। जिसको हमने रखा वो सब बुरी तरह से पिट रहे हैं। उनसे ज़्यादा रन वसीम जूनियर ने किए हैं, उनसे ज़्यादा रन उसने आमिर ने किए हैं और वो लोग ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। हमारे जो बॉलर्स हैं नीचे आने वाले वो ज़्यादा उनसे स्कोर कर रहे हैं। फिर 29 गेंदों पे 34 या 35 स्कोर किया आजम खान ने, जो कि दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर हैं, छक्के मारते हैं, बेहतरीन बैटिंग करते हैं। ये सारे मसाइल हैं और अभी भी आपको लगता है ये अना का मसला बनाया जाएगा या फिर मोहम्मद वसीम ने बस वैसे ही टीम को कहा कि अच्छा अभी खेलो, अभी अगला मरहला भी है, 3-4 परफॉर्मेंसेस भी आ गई तो मेरी जो सिलेक्शन है वो भी शायद जस्टिफाई हो जाए कि मैंने ठीक किया। देखिए मिडिल ऑर्डर का आपने सवाल उठाया, बिल्कुल ठीक है। आजम खान का स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे अच्छा है, स्पिनर्स के खिलाफ कहा जाता है। कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, क्या वो स्ट्राइक रेट अगर हर गेम मैच में एक छक्का लगाए पहले पर दूसरे पर आउट हो जाए तो 300 का स्ट्राइक रेट बन जाएगा, तो आप क्या उसको उससे मुवाजना करेंगे? और दूसरी बात यह है कि जब वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं तो क्या दूसरी टीमों को हम ये पहले से मुआहदा करके जाएंगे कि जब आजम खान खेलने के लिए आए तो आपने फास्ट बॉलर्स को नहीं लगाना, आपने सिर्फ स्पिनर्स को लगाना है क्योंकि वो स्पिनर्स के खिलाफ भी अच्छा खेल सकते हैं। तो जो बात आपने की है वो ठीक है कि मिडिल ऑर्डर में जो खिलाड़ी थे उनकी अक्सरियत नाकाम रही है। आपको अनवर अली के रन्स नजर आते हैं, 2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली। आपको आमिर यामीन के रन्स नजर आते हैं, 2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, 1 इनिंग उन्होंने अच्छी खेली। उसके अलावा जिनके ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद है, मतलब आसिफ अली हैं, खुशदिल शाह हैं, सुहेब मकसूद हैं, आजम खान हैं, ये सारे के सारे तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रहे हैं जो इनसे तवक्को की जाती है या जिस काम के लिए इन्हें रखा गया है या जो उनकी खासियत बताई जाती है वो अपने पोटेंशियल के ऊपर तो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ये एतराज कर रहे हैं कि विकेट ठीक नहीं है, तो जब रिजवान खेल रहा होता है उस वक्त विकेट ठीक होती है, जब बाबर आजम खेल रहे होते हैं उस वक्त विकेट ठीक खेल रही होती है, जब आपको वहां पर कोई और मुस्तनद बल्लेबाज खेल की समझ के हवाले से बंगल से ही खेल रहा होता है तो उस वक्त विकेट ठीक होती है। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का, ये माई वे और हाईवे के ऊपर है। ये सिर्फ और सिर्फ या एक ही काम आता है कि जाएं और सिर्फ बड़े शॉट्स खेलें। तो इनको पूछे कि अगर आपके पास 110 बॉल हैं या आपके पास 70-80 बॉल्स भी बचे हैं तो वो 70-80 बॉल्स किसने खेलने हैं? आप ये इंश्योर करें, यकीनी बनाएं कि आप 35 बॉल खेलेंगे। अगर आप 35 बॉल खेलेंगे तो आप टीम के लिए 60 रन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 बॉल्स पे आउट हो जाएंगे तो बाकी जो पीछे 60 बॉल्स हैं वो कौन खेलेगा उसमें से? तो इसलिए जो हमारा मिडिल ऑर्डर है इनके खेलने का अंदाज वो नहीं है जो यूएई में इस वक्त जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, आईपीएल के मैचेस आप देखें, बिल्कुल अना को सामने नहीं रखना चाहिए। टीम तब्दील हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इमरान बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मोहम्मद हफीज़ डेंगू का शिकार हुए हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है। अल्लाह उनको जल्द से एहतियात करे और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल भी हम दुआ करते हैं पेश करें। हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।